गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सूरज सर आप सबका बायो दर्पण यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से क्लास 12 बायोलॉजी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ने वाले हैं बीजाणु द्वारा जनन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर अथवा बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार कलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करना, उसी प्रकार बीजाणु जनन का मतलब होता है बीजाणु के द्वारा जनन। अब देखते हैं आखिर यह बीजाणु होता क्या है। बीजाणु संकुचित जीवद्रव्य तथा विभाजित केंद्रक का समूह होता है जो प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है और अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर नए जीव के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है। और बीजाणु द्वारा जनन की प्रक्रिया प्रायः निम्न कोटि के जीवों जैसे कवक व शैवालों में पाई जाती है। देखिए यही लिखा गया है। बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव कोशिका का जीवद्रव्य तथा केंद्रक संकुचित तथा विभाजित होकर बीजाणु को निर्माण करते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जो जीवद्रव्य है ये प्रतिकूल कंडीशन में और संकुचित हो जाएगा, और जो केंद्रक होता है इसके विभाजित होकर प्रत्येक संकुचित जीवद्रव्य के अंदर आकर एक बीजाणु का निर्माण करेगा। और बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया बीजाणुधानी में होती है। हाँ, और ये जो बीजाणु निर्मित होता है और ये बीजाणु निर्मित जिस स्ट्रक्चर में होता है, जिस रचना में होता है, उसे क्या कहते हैं? बीजाणुधानी। जो अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे निम्न कोटि के सूक्ष्म जीव, वो निम्न कोटि के सूक्ष्म जीव कौन है? कवक व शैवाल में होने वाला जनन। अब पढ़ते हैं कि बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ स्पोर। बीजाणु निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, बीजाणु निम्न प्रकार के होते हैं जिनके द्वारा, ये जिनके ध्यान दीजिएगा, जिनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। पहला क्या है? चल बीजाणु। देखिए स्टूडेंट, बीजाणु चल होते हैं, कुछ चल होते हैं, कुछ अचल होते हैं। अब चल और अचल में बात समझिए। मान लीजिए कोई बीजाणु है, अगर इस बीजाणु के ऊपर ये धागे जैसी रचना पाई जा रही है, इस धागे जैसी रचना को क्या कहते हैं? कशाभिक्या। इसी कशाभिक्या के माध्यम से कोई बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन अथवा गति करता है, तो इसी को क्या कहते हैं? कशाभिक्या। और ये कशाभिक्या जिन जीवों में पाया जाता है या जिन बीजाणु में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चल, क्योंकि ये कशाभिक्या के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ऐसे बीजाणु में कशाभिक्या पाई जाती है, अर्थात ये चल होते हैं क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कशाभिक्या के माध्यम से चल सकते हैं। अब जैसे यूलोथेरिक्स, क्लेमाइडोमोनास, ऊडोगोनिया तथा बाउचेरिया, इन सब जीवों के बीजाणु क्या होते हैं? चल होते हैं। जिनमें यूलोथेरिक्स तथा क्लेमाइडोमोनास के बीजाणु में केवल 2 कशाभिक्या पाई जाती है, जबकि जो ऊडोगोनिया तथा बाउचेरिया का बीजाणु होता है, इनकी बीजाणु में 2 से अधिक कशाभिक्या पाई जाती है, यानी ये क्या होते हैं? बहुकशाभिकी होते हैं। ये स्टूडेंट चल बीजाणु में क्लेमाइडोमोनास का फिगर बताया गया है कि इसमें इसके बीजाणु का स्ट्रक्चर किस प्रकार है। सबसे पहले ये कहाँ बना है? चल बीजाणुधानी में। और जब चल बीजाणुधानी अनुकूल परिस्थिति में फट गई तो सारे बीजाणु बाहर मुक्त हो गए, और चूंकि प्रत्येक बीजाणु में क्या है? कशाभिक्या है, अतः ये बीजाणु क्या होंगे? जूस्पोर अथवा चल बीजाणु। इसी प्रकार स्टूडेंट दूसरा प्रकार आता है अचल बीजाणु। अचल है तो निश्चित है इनके बीजाणु में कोई कशाभिक्या नहीं पाई जाएगी। वही लिखा गया है। ऐसे बीजाणु अकशाभिकी होते हैं, जैसे स्पायरोगायरिया का बीजाणु, इनमें कोई कशाभिक्या नहीं होती। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्लानोस्पोर। ये स्टूडेंट है
इसमें एप्लाइनोस्पोर यानी अचल बीजाणु है, जिसमें कोई भी इसकी बीजाणु में कोई भी कसाविका नहीं पाई जा रही है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, अर्थात यह क्या है, अचल बीजाणु है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, सुप्त बीजाणु हाइप्नोस्पोर। ये अचल होते हैं, इसका मतलब है कि ये इनमें कोई कसाविका नहीं पाई जाएगी। दूसरा सुप्त बीजाणु, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सुप्त बीजाणु, सुप्त यानी ज़्यादा समय तक सोने वाला। ज़्यादा समय तक कौन सोएगा, जिसके ऊपर ज़्यादा मोटा कवर होगा, क्योंकि इसी कवर के अंदर ढका रहेगा, इसे बाहर निकलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट, सुप्त बीजाणु का सेंस ऐसे लगाया जाता है, ऐसे बीजाणु जो लेट में अंकुरित होते हैं, अनुकूल परिस्थिति आने पर भी लेट में अंकुरित होते हैं, क्या कहलाते हैं, सुप्त बीजाणु। क्योंकि इनके ऊपर खोल जो होता है, तो कवर होता है, तो जो भित्ति होती है बड़ी मोटी होती है, इसलिए इसके जो परांकुर होते हैं जल्दी से इसे भेद कर बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सुप्त बीजाणु। ये क्या होते हैं, अचल होते हैं, जिन पर मोटी भित्ति होती है, जैसे बाउचेरिया तथा प्रोटोसाइफान का बीजाणु। इसका फिगर ये है। हाइप्नोस्पोर ये क्या होते हैं, अचल होते हैं, यानी इनमें कोई कसाविका नहीं पाई जाएगी, और इनके ऊपर क्या होती है, मोटी भित्ति बनी होती है। ये दूसरा क्या है स्टूडेंट, एकाइनीट। ये अचल होते हैं, इसका मतलब इनमें कोई कसाविका नहीं पाई जा रही, जिनके संपूर्ण कोशिका पर भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे संपूर्ण कोशिका बीजाणु की भांति कार्य अथवा व्यवहार करने लगता है, जैसे क्लेडोफोरा व ओडोगोनिया का बीजाणु। इसमें स्टूडेंट ये कहा गया है कि यदि किसी जीव कोशिका के किसी पार्ट पर या जीव कोशिका पर भित्ति का निर्माण हो जाता है, तो यह किसकी भांति व्यवहार करने लगता है, बीजाणु। मान लीजिए ये कोई जीव है, इस कोशिका पर अगर भित्ति का निर्माण हो गया, तो ये क्या क्या बन जाएगा, बीजाणु बन जाएगा। इसके इस पार्ट पर भित्ति का निर्माण हो गया, तो ये बीजाणु बन जाएगा। ये फिगर में भी बताया गया है। ये स्टूडेंट कोई जीव था, जिसकी कई कोशिकाओं से मिलकर बना था, इस वाली कोशिका पर क्या हो गया, भित्ति का निर्माण हो गया, तो ये क्या बन गया, बीजाणु बन गया। उसी प्रकार इस कोशिका पर भी भित्ति का निर्माण हो गया, तो ये भी क्या बन गया, बीजाणु बन गया। यानी इसके पूरी कोशिका पर भित्ति का निर्माण हो जाता है, तो वह पूरी कोशिका ही बीजाणु की भांति व्यवहार करने लगती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बीजाणुधानी बीजाणु, स्पोरेंजियो स्पोर। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ऐसे बीजाणु जो बीजाणुधानी में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बीजाणुधानी बीजाणु अथवा स्पोरेंजियो स्पोर। अब इनमें कोई कसाविका नहीं पाई जाती, अर्थात ये क्या होते हैं, अचल होते हैं। ये अचल होते हैं, जिनका निर्माण बीजाणुधानी में होता है, ये तथा प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। प्रकीर्णन का मतलब आप क्या जानते हो कि ये बीजाणु वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाए जा सकते हैं, इसी का मतलब है वायु द्वारा प्रकीर्णन। ये फिगर स्टूडेंट, जैसे म्यूकर तथा राइजोपस। ये स्टूडेंट राइजोपस में प्रकीर्णन की क्रिया दिखाई गई है कि ये कोई, मान लीजिए कोई कवक है, राइजोपस और म्यूकर दोनों कवक ही हैं, और ये क्या है, बीजाणुधानी है। बीजाणुधानी में क्या है, बीजाणु है, जो क्या होते हैं, जब ये अनुकूल परिस्थिति आती है तो बीजाणुधानी फट जाती, देखिए फट गई ना, ये फट गई, तो उस कंडीशन में ये वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित हो जाते हैं अथवा फैलाए जा सकते हैं, और जहाँ जहाँ पड़ेंगे तो वहाँ पर अंकुरित होकर और विकसित होकर एक नया कवक बना देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्लेमाइडोस्पोर। ऐसे बीजाणु का निर्माण कवक तंतु में, यानी ये कवक में होने वाला
एक कवक में पाया जाने वाला बीजाणु क्लेमाइडोस्पोर है। ऐसे बीजाणु का निर्माण कवक तंत्र में खाद्य पदार्थों के जमाव के कारण होता है। देखिए स्टूडेंट, अभी आपने एक ठो ऐसे बीजाणु पढ़ा था जिनकी अगर कोशिका पर क्या हो रहा है, भित्ति का निर्माण हो जा रहा है, तो क्या बीजाणु की भांति व्यवहार करने लगता है। उसी प्रकार इसमें भी है। यदि कवक तंत्र में जगह जगह खाद्य पदार्थ जमा हो जाते हैं, वह किसकी भांति व्यवहार करने लगता है, वह पार्ट बीजाणु की भांति, जैसे म्यूकर में पाया जाने वाला बीजाणु। ये स्टूडेंट क्लेमाइडोस्पोर जगह जगह दिखाए गए हैं। और ये कैसे बने हैं कि ये कवक तंतु है, म्यूकर का फिगर है, एक कवक तंतु है जिसके जगह जगह पार्ट में क्या जम गए हैं, खाद्य पदार्थ जम गए हैं। और इन खाद्य पदार्थों को के जमने के कारण वह पार्ट किसकी भांति व्यवहार करने लगता है, बीजाणु की भांति। वो भी कौन सा बीजाणु, क्लेमाइडोस्पोर, जो किस में पाया जाता है, म्यूकर में पाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑइडिया। देखिए, इनका निर्माण भी भोज्य पदार्थों की अधिकता में होता है। जिस प्रकार क्लेमाइडोस्पोर का भी निर्माण क्या हो रहा था, भोज्य पदार्थों के जमा होने अथवा अधिकता में हो रहा था, इसी प्रकार आइडिया का जो बीजाणु होता है, इनका भी आइडिया जो बीजाणु होता है, इनका भी निर्माण भोज्य पदार्थों की अधिकता में होता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें समझने की क्या बात है। उसमें वाले में क्या हो रहा था कि उसी पार्ट पर जब भोजन अधिक जम जा रहा तो उसमें बीजाणु का रूप ले रहा था। जबकि आइडियम में क्या होता है कि जब जीव कोशिका के पास भोजन की अधिकता होती है तो इसके कुछ पार्ट क्या होते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं अपने इस वाले पार्ट से, या अपने इस मदर वाले तंतु के पार्ट से अलग हो जाते हैं। तो अलग होकर एक इसका निर्माण करते हैं, बीजाणु का। देखिए यही लिखा गया है, इसका निर्माण भी भोज्य पदार्थों के अधिकता में मात्र कोशिका अथवा कवक तंत्र से टूटकर बीजाणु का निर्माण करते हैं। क्या कहा गया है कि इसका निर्माण भी भोज्य पदार्थों की अधिकता में होता है। भोज्य पदार्थों की अधिकता में जब यानी भोज्य पदार्थ अधिक हो जाता है तो मात्र कोशिका अथवा कवक तंत्र से टूटकर बीजाणु का निर्माण करते हैं, जैसे म्यूकर तथा कोप्रेंस में पाया जाने वाला बीजाणु आइडिया होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, जब भोज्य पदार्थ अधिक होता है तो उस कंडीशन में अपने इस कवक तंत्र से टूटकर अलग हो जाते हैं, और अलग होने के पश्चात किसका निर्माण करते हैं, बीजाणु का। और ऐसे बीजाणु को क्या कहते हैं, आइडिया। जबकि जिनमें खाद्य पदार्थ क्या होते थे, जमा हो जाते थे, टूटते नहीं थे, उन्हें क्या बोला जा रहा था, क्लेमाइडोस्पोर। नेक्स्ट और लास्ट है स्टूडेंट, कोनिडिया। देखिए इसमें क्या होता है कि यह भी कवक में होने वाला, कवक में पाया जाने वाला बीजाणु है। इसमें क्या होता है, कवक तंत्र के जो ऊपरी भाग होते हैं ये क्या होते हैं, संकुचित हो जाते हैं, और संकुचित होकर ये बीजाणु को जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ऐसे बीजाणु को क्या बोला जाता है, कोनेडिया बोला जाता है। अब चूंकि स्टूडेंट इसका निर्माण कहाँ हुआ, कवक तंत्र पर, कवक तंत्र के संकुचन से, अर्थात इसके निर्माण में कोई बीजाणुधानी भाग नहीं लेता। यानी जिसमें बीजाणु बनते हैं, कहीं दिख रहा है कोई बीजाणुधानी है नहीं, इस पर तो बीजाणु उसी कवक तंत्र पर, कवक तंत्र के ऊपर वाले पार्ट अथवा अगले वाले पार्ट के संकुचन के कारण बन जाते हैं। तो यही लिखा गया है स्टूडेंट, इसका निर्माण कवक तंत्र पर, कवक तंत्र के संकुचन द्वारा होता है, परंतु किसी बीजाणुधानी के अंदर नहीं होता है। जैसे एस्परजिलस, अल्ब्यूगो तथा पेनिसिलियम में होने वाला या पाया जाने वाला बीजाणु। इसका फिगर देख लेते हैं। ये स्टूडेंट गलत लिखा गया है, पेनिसिलियम में कोनेडिया का निर्माण है, ये मुकुलन नहीं होगा स्टूडेंट। पेनिसिलियम में कोनेडिया का निर्माण है, कोनेडिया का निर्माण है। इसमें ये बताया गया है कि स्टूडेंट ये कोई पेनिसिलियम की बॉडी है जिसके ऊपर वाले पार्ट क्या है,
संकुचित होकर किसका निर्माण कर देते हैं? कोनेडिया का। जिस जो अब अनुकूल परिस्थिति आने पर टूट टूट कर प्रत्येक कोनेडिया एक नए जीव अथवा एक नए संतान के रूप में विकसित हो जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट आपका ये वाला लेक्चर फिनिश होता है। आप नेक्स्ट लेक्चर में अलैंगिक जनन की चौथी विधि क्या पढ़ोगे? पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। ये एक छोटा सा टॉपिक है।